का डिस्कशन हम कर चुके थे, और जहां तक मुझे याद है हमने एक्स रेज और एटॉमिक नंबर का डिस्कशन किया था। जरा मुझे ये बात कंफर्म कर दीजिए कि रदरफोर्ड और एक्स रेज हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिए थे। लास्ट क्लास का लेक्चर कहाँ पे एंड हुआ था, इसको जरा चैट में अपडेट कीजिए। वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड पे खत्म हुआ था। ठीक है, एक्स रेस का टॉपिक अभी तक हमने नहीं पढ़ा, यानी कि ठीक है बेटा, एक्स रेस एंड एटॉमिक नंबर का टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। बेटा एक्स रेज और एटॉमिक नंबर के टॉपिक को अगर हम डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को फिजिक्स के लेक्चर को रिकॉल करना पड़ेगा। और एक कैथोड तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, एक कैथोड रे ट्यूब के हवाले से डिस्कशन करना होगा। ठीक है, कि हमारे पास कैथोड मौजूद है, एनोड मौजूद है, दोनों बैटरी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और कैथोड एनोड के रास्ते में एक हैवी मेटल हमारे पास मौजूद है। सही, यहाँ पे वैक्यूम एज इट इज मौजूद है, जैसे होता है कैथोड रे में वैक्यूम हमारे पास मौजूद है। ठीक है बेटा, अब होता बेटा क्या है हमारे पास कि कैथोड से जो रेज निकलती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जिनको हमने पढ़ा था, कैथोड से जो रेज निकलती हैं वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमने डिस्कस करी थी। तो उनके आगे हम एक लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस, कन्वर्जिंग के लिए। तो ये रेज हमारे पास कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, ये रेज हमारे पास कन्वर्ज होती हैं और ये हैवी मेटल से फिर जाके टकराती हैं। बेटा जब भी कभी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी हैवी मेटल से टकराते हैं तो हमारे पास एक्स रेस रिलीज होती है। एक्स रेस, ये तो सिंपल बात थी एक्सरे की। अब एक्सरे का क्या लेना देना हुआ एटॉमिक नंबर के साथ? ठीक है, एक्सरे तो रिलीज हो गई भाई, हैवी मेटल से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराए तो एक्सरे रिलीज हो गई। अब क्या बात होती है, रेस की मदद से पेश की। ठीक है, तो पहले तो एक्सरेस के हवाले से बता दूं कि एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड when fast moving electrons
are collided with heavy metals. ठीक है, और एक्स रेज को सबसे पहले रॉन्टजन ने ऑब्जर्व किया था, तो इनको रॉन्टजन रेज भी कहा जाता है। ठीक है भाई, रॉन्टजन रेज कहा जाता है। अब मॉसले ने ऑब्जर्व किया कि द वेवलेंथ, मॉसले ने क्या ऑब्जर्व किया, मॉसले ने इस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट मेटल्स यहां पे लगाता गया, डिफरेंट मेटल्स लगाता गया। मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जब आए, इससे टकराए, एक्सरेज प्रोड्यूस हुई, उनका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया। तो मॉसले ने ऑब्जर्व किया, मॉसले ऑब्जर्व दैट ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया उसने, मॉसले ऑब्जर्व करता है कि द वेवलेंथ of X-rays varies with the metal placed in the tube. ठीक है, मॉसले ने ये ऑब्जर्व किया और ये बताया कि हमारे पास उस ट्यूब में जो वेव लेंथ अपना एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, वो डिपेंड करती हैं उस मेटल पे जो यहाँ पे प्लेस्ड हुआ हो। मेटल चेंज होने पर एक्सरेज की वेवलेंथ डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसने दूसरी बात क्या ऑब्जर्व करी कि वेवलेंथ, ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कहती है वेवलेंथ ऑफ मेटल ऑफ एक्सरेज decreases with the increase in atomic number, with the increase in atomic number। ठीक है, मॉसले ने ये ऑब्जर्व किया कि जिस तरीके से मेटल्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जो एक्सरेज उसमें से निकल रही हैं, जो एक्सरेज उसमें से निकल रही हैं, उनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है। वेवलेंथ डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी, एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, उतनी ज्यादा पावर की वेव अपना एक्सरेज हमारे पास रिलीज होगी। तो मॉसले ने एक एक्सप्रेशन पेश करी, ठीक है, known as मॉसले लॉ। ठीक है भाई, इस लॉ को, इस एक्सप्रेशन को मॉसले ने ड्राइव किया, और जो मॉसले का एक्चुअल लॉ था ना, जिसको आप लोग मॉसले पीरियोडिक लॉ को जिस स्टेटमेंट की सूरत में पढ़ते हैं, वो एक्चुअली इस एक्सप्रेशन के जरिए आया। ठीक है, यहां पे म्यू से मुराद फ्रीक्वेंसी,
Z से मुराद एटॉमिक नंबर, ठीक है। ए से मुराद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और बी से मुराद स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ मेटल, ठीक है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ मेटल, ये उसने एक्सप्रेशन दी थी, और ए और बी तो कांस्टेंट हो गए थे, वो एक कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जेड एटॉमिक नंबर और म्यू फ्रीक्वेंसी। इसकी मदद से मॉसले ने अपना पीरियोडिक लॉ पेश किया, ठीक है। और फिर इस लॉ के तहत उसने लोगों को यह बात समझाई, दिस लॉ convince that both the chemical and physical properties of an element both the chemical and physical properties of an element are the periodic function of their atomic number। ठीक है बेटा, ये हमारे पास मॉसले और एटॉमिक नंबर के हवाले से बातें डिस्कस करने के लिए थी। इनको कॉपी कीजिए, उसके बाद बोहर्स थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक बेटा, कॉपी कर लिया तो डन का मैसेज सेंड कीजिए। कॉपी कर लिया है तो डन का मैसेज सेंड कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।
कर लिया सबने? हाँ, देखें बेटा, जब आती है बोर्स थ्योरी की बारी, तो बोर्स थ्योरी हम लोग बहुत शॉर्ट डिस्कशन में रखते हैं अपने पास, क्योंकि वही शॉर्ट डिस्कशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल ना हमारी बुक में मौजूद है ना एनटीएस में आती है। यानी बोहर थ्योरी में जो ट्रांजिशन के न्यूमेरिकल्स से, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिनिमम के न्यूमेरिकल्स थे, वो केमिस्ट्री का भी हिस्सा होते हैं, लेकिन हमारी सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग और हमारे पाकिस्तान के जो रीजन है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर थ्योरी पढ़ाते वक्त इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं किए जाते, तो हम भी नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हुआ तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, इससे ज्यादा की बातें हम नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, बोहर थ्योरी क्या कहती है? ठीक है, बोहर थ्योरी में जो एक दो पॉइंट हमारे पास जहन में रखने के हैं वो ये कि इलेक्ट्रॉन in a certain orbit may not give out radiation such electron will be considered as stable। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मौजूद है तो ऐसा इलेक्ट्रॉन किसी भी किस्म की कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में उस इलेक्ट्रॉन को और उस ऑर्बिट को जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको स्टेबल कंसीडर किया जा सकता है, और ऐसे ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट कि नो एब्जॉर्प्शन और emission of energy will be observed when electrons remain in a certain orbit। ठीक है, और तीसरी बात हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हैविंग अ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। सही। दूसरी के बाद तीसरी बात क्या आई?
कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in only those orbits having a fixed angular momentum। ठीक है बेटा, और ये कैसे आता है हमारे पास? ये आता है फ्रॉम एम वी इंटू 2πr। दिस इज इक्वल टू दी h, the Planck's constant, h the Planck's constant, and in this expression this Planck's constant is termed as the action. When the Planck's constant is the product of momentum and the circumference of a circle, it is sometimes referred as the action। ठीक है भाई, इस एक्सप्रेशन की मदद से हमारे पास फिर फॉर्मूला क्या बना? एम वी आर इक्वल्स टू एन, MVR is equals to h upon 2π, and for n ऑर्बिट, के ऑर्बिट कोई भी हो सकता है हमारे पास, तो इसको हम पढ़ते हैं MVR is equals to n h upon 2π। अब इसमें मुख्तलिफ बातें बन सकती हैं। इसमें बन सकता है कि भाई अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो तो फॉर्मूला हो जाएगा MVR इज इक्वल्स टू h अपॉन 2π। अगर हमारे पास ये बात पढ़ी जाए कि n 2 है तो हो जाएगा MVR इज इक्वल्स टू h अपॉन π। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इफ n इज इक्वल्स टू 3 तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MVR इज इक्वल्स टू 3h ओवर 2π, जो तकरीबन बन जाएगा 1.5h ओवर π। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्बिट पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो गई। ठीक है, और हमारे सिलेबस में चूंकि 4 तक का डिस्कशन है तो 4 डिस्कशन भी मैं करवा देता हूं कि इफ n इज इक्वल्स टू 4, MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π, तो 2h ओवर पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंगुलर मोमेंटम एट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट इज मेंशन्ड ऑन दी बोर्ड। कॉपी कर लीजिए इसको। और अब हमारे पास डिस्कशन एंड हो चुका है। अब हमने सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी कि भाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, और फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, और वेव नंबर का क्या फॉर्मूला है। इन फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे और हमारा डिस्कशन इंशाल्लाह आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, और काइंडली एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लास्ट टाइम आप लोगों से मैंने सिलेबस की अपडेट ली थी, वो मैं भूल गया, तो आप लोग मुझे एक बार फिर से लिख के सेंड कर दीजिएगा हर ग्रुप का बच्चा। ठीक है, मैं उस लिहाज से फिर आप लोग की प्रैक्टिस क्लासेस भी अरेंज करूंगा। प्रैक्टिस क्लासेस अरेंज करूंगा मैं आप लोग की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, कि अगर आप लोग का सिलेबस अच्छी स्पीड पे होगा और एक अच्छी रिदम पे होगा और अच्छे खासे चैप्टर हो चुके होंगे
तो फिर हम लोग हफ्ते में जो 2 या 3 क्लासेस होती हैं उनमें ऑल्टरनेट डेज में थ्योरी पढ़ेंगे और ऑल्टरनेट डेज में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक दिन अगर थ्योरी पढ़ी तो अगले दिन जब हमारी क्लास होगी तो हम प्रैक्टिस क्लास अरेंज करेंगे और उसमें हम जो है पूरा एक स्केड्यूल कर लेंगे कि भाई ये क्लास चैप्टर 1 की होगी, ये क्लास चैप्टर 2 की होगी। उसमें उस पूरी क्लास में हम सिर्फ पास्ट पेपर्स और न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके अलावा उसमें और कोई बात नहीं होगी। ठीक है, नहीं वो बच्चे चैट में सेंड कर देंगे। ठीक है बेटा, ग्रुप के साथ जो है मुझे आप लोग ये सेंड कर दीजिएगा, जिस जिस बच्चों को अपना पूरा सिलेबस मालूम है कि आपके ग्रुप में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, चैट में सेंड कर दीजिएगा ये सुकून से। ठीक है, ताकि फिर उस लिहाज से आप लोग की प्रैक्टिस क्लास अरेंज की जाए। ठीक है बेटा, अब हमें डिस्कशन करना है फॉर्मूलाज का। तो सिर्फ फॉर्मूलाज लिखते जा रहा हूं, उनको कॉपी करते जाइएगा, इसके अलावा और कोई डिस्कशन नहीं है। डेरिवेशन तो अब हमें करनी नहीं है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में हमारे पास यूजली रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फाइंड किया जाता है, लेकिन अगर कभी, अगर की बात कर रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जो अगर वाली में बात कहूं वो हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सेफ साइड पे रहते हुए बात कर रहा हूं कि अगर मीटर में कभी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन पूछ लिया जाए तो हमारे पास सिर्फ क्या डिस्कशन होगा कि एक्सपोनेंट -10 की वैल्यू अप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का डिस्कशन। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन पे बेटा एक बात याद रहे कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पहला ऑर्बिट तो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत थ्योरी अप्लाई ही हाइड्रोजन पे होती है। तो हमारे पास एक थ्योरेटिकल डिस्कशन बनता है कि जो सेकंड ऑर्बिट होगा वो 4 टाइम्स, ठीक है, जो सेकंड ऑर्बिट होगा वो 4 टाइम ज्यादा दूर होगा, 4 टाइम्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस देन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, जितना पहला ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर है उससे 4 गुना ज्यादा सेकंड ऑर्बिट होता है। थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस देन फर्स्ट ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट की बात करें
तो इट इज 16 टाइम्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस देन फर्स्ट ऑर्बिट। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ये जहन में रखिएगा अपने। ठीक है, एनर्जी ऑफ एनी स्पेसिफिक रेडियस की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा -2 पाई स्क्वायर mz² E4 डिवाइडेड बाय n² h²। बेटा इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे केमिस्ट्री में। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से आ सकते हैं। ये जो फॉर्मूलास मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ जहन में रखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एनर्जी के लिए कौन सी एक्सप्रेशन करेक्ट है ऑप्शन में जो गिवन है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एक्सप्रेशंस आपके पास लिखी हुई हैं इनमें से कौन सी बात करेक्ट है। ठीक है, तो एनर्जी की ये हो गई डेफिनेशन, अपना एक्सप्रेशन। और अगर आप डिफरेंस ऑफ एनर्जी फाइंड करना चाहें तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगी? ठीक है भाई, सर राशिद ने आप लोगों को डिफरेंस ऑफ एनर्जी फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट बताया होगा, -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिस्कशन नहीं होता, तो हम इसी एक्सप्रेशन को किलो जूल्स पर मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होती है 1313.31 डिवाइडेड बाय n² किलो जूल्स पर मोल। ये कन्वर्जन हो गया केमिस्ट्री के यूनिट में। केमिस्ट्री के यूनिट में कन्वर्जन आई 1313.31। ठीक है बेटा, अब जिस तरीके से सर राशिद ने आप लोगों को फिजिक्स में इस एक्सप्रेशन के तहत वैल्यूज बता दी होंगी, मैं भी आप लोगों को, ठीक है, किलो जूल्स पर मोल में ये वैल्यूज बता देता हूं, आप लोगों के काम में आएंगी कि खुदा ना खास्ता अगर कभी न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा कोई बंदा, ठीक है, चैप्टर 3 से अगर खुदा ना खास्ता कभी न्यूमेरिकल देने की कोशिश करेगा तो वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो भाई इफ n equals to 1 this will be delta E is equals to -13.31 over 1², तो वैल्यू विल बी सेम 1313.31 किलो जूल्स पर मोल। दिस विल बी फॉर n1। ठीक है, n2 पे ये वैल्यू क्या होगी बेटा? n2 पे वैल्यू बनेगी -328
0.32 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास -145.92 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, n की वैल्यू 4 हो जाए तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी किस तरीके से, -82.08 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, फिफ्थ ऑर्बिट पे हमारे पास ये वैल्यू बनेगी ठीक है, और इन्फिनिटी का डिस्कशन जब आएगा ठीक है, एट इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा 0 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है बेटा, अब अगर मैं डिफरेंस निकालूं E2 और E1 का, E2 माइनस E1 मेरे पास बना 984.99 किलो जूल्स पर मोल। ये तमाम बेटा बातें थ्योरेटिकल हैं, याद करने की हैं। E3 माइनस E2 पे वैल्यू बनी हमारे पास 182.40 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, E4 माइनस E3 पे वैल्यू बनी 63.84 किलो जूल्स पर मोल। और अगर इन्फिनिटी का डिफरेंस निकाला फर्स्ट ऑर्बिट के साथ तो ये हमारे पास आता है 13.31 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास ये बनता है फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर E4 और वेव नंबर के डिस्कशन में ठीक है, वेव नंबर के डिस्कशन में हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये पूरा रॉय हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है।
बोर थ्योरी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ, और वाकई में शुक्र है कि हमने क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब थ्योरी स्टार्ट करी थी, तो थ्योरी स्टार्ट करने के बाद एटलीस्ट तीसरी या चौथी क्लास है ये आज हमारी। और एक चैप्टर जो ऑलरेडी एंड हो चुका था, उसमें हमने एक फेवर देने के लिए कि चलो बच्चों को थ्योरी भी पढ़ाई जाए, वो पढ़ाने में हमारी 3 से 4 क्लासेस और लग गई। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम था तो हमने ये काम कर लिया। उम्मीद है आप लोगों ने चैट में मुझे सिलेबस की अपडेट दे दी होगी कि किस ग्रुप में कितने चैप्टर्स हो गए हैं। ये सारी वैल्यूज ऐसी ही याद करनी है। ट्रेंड ठीक है बेटा, ट्रेंड जो है प्रैक्टिस करते हुए पढ़ेंगे। अच्छा भाई, M13 में 1 2 4 5 6 एंड हो चुका है और 3 आज एंड हो गया, ऐसा ही है क्या? मैं सही कह रहा हूं? M13 में M13 की बात कर रहा हूं अभी। 2 नहीं हुआ, 2 कंप्लीट नहीं हुआ, या स्टार्ट ही नहीं, चले कंप्लीट नहीं हुआ, सही है। तो सही है बेटा, सही है। 1 4 5 6 और 3 कंप्लीटेड, 2 आधा हुआ था और 7 सर असद पढ़ा रहे हैं। चलें ठीक है, बहुत अच्छा है। M14 अपडेट दीजिए। M14 में 1 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए, 7 चल रहा है। वेरी गुड बच्चों, सही है। मतलब 5 चैप्टर हो गए। और M15 के बच्चे बताइए कि भाई 1 3 5 6 4 कंप्लीट हो गया है, 7 चल रहा है, ऐसा ही है। M15 में 4 कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा है। ठीक है। तूबा M15 सर अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल नहीं पढ़ाएंगे बेटा। हीजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में पढ़ाने के लायक कोई बात नहीं है, वैसे तो बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है कि हीजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन एट अ टाइम दोनों नहीं पढ़े जा सकते, बस। ठीक है बच्चों, तो ठीक है भाई, आज की क्लास यहां पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को मैं प्रैक्टिस क्लास का स्केड्यूल बता दूंगा।
बेटा तूबा बोहर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है बच्चों, आज क्लास को यहां पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।